नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है। ओपी राजभर के छोटे बेटे अरुण राजभर की शादी तय हो गई है और इसी हफ्ते अरुण राजभर की बारात आएगी, जिसमें शामिल होने के लिए राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी तक को न्योता भेजा है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि ओपी राजभर की होने वाली बहू आखिर कौन है और शादी में कौन कौन दिग्गज शामिल होने वाले हैं। एसबीएसपी के मुखिया और ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे अरुण राजभर के सिर सेहरा बंधने वाला है। अरुण राजभर घोड़ी चढ़ने वाले हैं और कभी ना टूटने वाले बंधन से बंधने वाले हैं। अरुण राजभर की शादी में दिग्गजों का जुटना होगा, तो शादी से पहले पीएम ने भी राजभर को बधाई संदेश दिया। पीएम मोदी ने बधाई संदेश में लिखा, अरुण और निकिता के विवाह का निमंत्रण पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। परिवार की खुशी में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वर वधू को नव जीवन के शुभारंभ की बधाई। शुभ लग्न की बेला में जीवन में खुशियों की सौगात लाए। राजभर ने पीएम मोदी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम समेत देश के दिग्गज नेताओं को शादी का आमंत्रण दिया है। इसके साथ ही 11 जून को शादी और 13 जून को वाराणसी में रिसेप्शन में शामिल होने का न्योता भेजा है। यानी वैवाहिक कार्यक्रम में तमाम हस्तियों का शामिल होना कई समीकरण साधेगा। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर के विवाह के आमंत्रण पर पीएम मोदी ने पत्र लिखकर बधाई दी है। पीएम ने इस पत्र के जरिए अपनी शुभकामनाओं के साथ साथ वर वधू के लिए आशीर्वाद भी भेजा है। अब इस पत्र के सामने आने के बाद सुभाषपा और भाजपा की नजदीकियों पर एक बार फिर से चर्चा गर्म हो गई है। अब 2024 के चुनाव को लेकर एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं वहां पर उनकी पैठ अच्छी है। शुक्रवार की शाम राजभर के वाराणसी आवास पर हल्दी की रस्म आयोजित की गई। परिजनों के साथ रिश्तेदारों ने शिरकत की तो पार्टी के प्रमुख लोग भी नजर आए। हल्दी के दौरान ओम प्रकाश राजभर का वो स्कूटर भी नजर आया जिसे चलाकर उन्होंने गांव-गांव जाकर अपने समाज को जगाने का काम किया था। इस स्कूटर पर बैठकर अरुण राजभर और उनके बड़े भाई और सुभाषपा महासचिव अरविंद राजभर मस्ती करते हुए दिखाई दिए। बीबीए की छात्रा से अरुण की शादी। निकिता राजभर के साथ अरुण 7 फेरे लेंगे। अरुण की होने वाली पत्नी बीबीए की छात्रा है। निकिता एथलेटिक्स की भी खिलाड़ी है। डांस के साथ गीत संगीत में खास रुचि है। निकिता के पिता कोल इंडिया में कार्यरत हैं। यानी ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे की शादी किसी पॉलिटिकल घराने में नहीं बल्कि एक साधारण परिवार में कर रही हैं। लेकिन खास बात तो ये है कि निकिता गाजीपुर से ही ताल्लुक रखती है। ऐसे में इस शादी में कई रंग भी देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इस शादी में दिग्गजों का जुटना तो होगा ही बल्कि आम और साधारण परिवार के लोग भी नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्य सरकार नकल माफिया और सॉल्वर गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है और इसके लिए भर्ती परीक्षा में नकल रोकने संबंधी नया कानून बनाने पर विचार हो रहा है। राज्य विधि आयोग ने पेपर लीक होने से रोकने और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर सीएम योगी को सौंप दिया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस कानून के तहत नकल करने या फिर नकल करवाने पर कितने साल की सजा और कितना जुर्माना लगने वाला है। योगी सरकार नकल माफिया के खिलाफ मसौदा तैयार कर रही है। कानूनी शिकंजा कस रही है। जो मेधावी छात्रों की मेधा के साथ खिलवाड़ करने की साजिश करते हैं, जो मेरिट में आए छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालते हैं और पैसे लेकर पेपर सॉल्व कराते हैं। अब उन सॉल्वर गैंग के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में लगी है। भर्ती परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए नया कानून बनाने के बारे में सरकार सोच रही है। पेपर लीक करने पर जुर्माना और जेल, पेपर सॉल्व करने वालों को जेल की सजा, दोषी पाए जाने पर 14 साल का कारावास, 25 लाख तक लग सकता है जुर्माना।
यानी अब वो दौर खत्म होने वाला है जब किसी और को नौकरी दिलाने या परीक्षा में पास कराने के लिए क्वेश्चन पेपर लीक किया जाए या फिर दूसरे को उसकी जगह बैठाया जाए। ये कोशिश अब सोलवर गैंग को सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली है। उत्तर प्रदेश में मेधावी छात्र छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नकल विहीन परीक्षा रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और इसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश दिए थे विधि आयोग को कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए एक बाकायदा अध्यादेश तैयार कराया जाए। अब विधि आयोग ने इस अध्यादेश को तैयार कर लिया है और उसे मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। इतना ही नहीं, सजा और जुर्माने के साथ दोषियों की संपत्ति को भी कानून के तहत जब्त किए जाने की व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, जो कि आयोग के अध्यक्ष हैं, कमेटी ने मसौदा उन्हीं की अध्यक्षता में तैयार किया और इसके लिए अनेक राज्यों के ऐसे कानूनों की स्टडी की है। फिलहाल मसौदे में 28 सेक्शन रखे गए हैं। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि सिर्फ नकल माफिया ही नहीं, बल्कि परीक्षा में चोरी करने या नकल करवाने वालों पर भी शिकंजा कसने वाला है। परीक्षा में नकल करने पर 7 साल की सजा, परीक्षा में नकल करने पर 5 लाख तक का जुर्माना, परीक्षा में दूसरों को नकल करवाने पर भी सजा, दूसरों को नकल करवाने पर 7 साल की सजा, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा। कि इस अध्यादेश में सीधे तौर पर जो नकल माफिया है, साल्वर गैंग है, उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा 14 साल की सजा है, 25 लाख का जुर्माना है। यानी कि एक सख्त अध्यादेश नकल विहीन परीक्षा कराने का उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुका है। इसे जल्द सदन के पटल पर रखा जाएगा और इसे सदन में पास कराया जाएगा। यानी नकल माफिया के साथ ही परीक्षा में नकल करने पर भी अब ठोस कार्रवाई होने वाली है और दोषी पाए जाने पर जेल की हवा खाने के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। फिलहाल योगी सरकार की तरफ से ये मसौदा है जिस पर जल्द ही मुहर लगने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। दो 2024 में एक बार फिर से सांसद स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ने वाली हैं और इसके लिए वो लगातार अमेठी के दौरे पर हैं। इस बीच स्थानीय लोगों की मदद भी करती नजर आ रही हैं। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में गंभीर बीमारी से ग्रस्त 1 साल के नवजात के इलाज का पूरा जिम्मा उठाया है। दरअसल गौरीगंज नगर पालिका इलाके का रहने वाला बच्चा हार्ट की परेशानी से जूझ रहा था और जिसके ऑपरेशन का जिम्मा मंत्री स्मृति ईरानी ने उठाया है। स्मृति ईरानी ने पीड़ित बच्ची के पिता को परिजनों के साथ दिल्ली बुलाया, जहां पर उसका ऑपरेशन होगा। स्मृति ईरानी ने बच्ची को अपनी गोद में उठाकर दुलार भी किया। रहता है और दीदी ने बोला कि जो है आप आइए, जब दिल्ली कराना तो हमें पूरा सहायता, आपके जितना सहयोग लगेगा मैं सब वहाँ पूरा इलाज करा देंगे। दीदी ने रहने वाले हैं मैं गौरीगंज माधोपुर बोले मान के चलो कि 60-70 हज़ार रुपये मान के चलो 2-3 महीने में लगेगा। संसद महोदय ने बोला कि जो है कि दिल्ली में आइए, आप दिल्ली आ सकते हो तो हाँ दिल्ली कल आ जाइए या आज आ जाइए, मैं आपको पूरा इलाज पूरा करा देंगे। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं पर भी हमला बोला। कांग्रेस पार्टी के नेता की मोहब्बत की दुकान खोलने के बयान पर स्मृति ईरानी ने तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने प्रमाणित कर दिया है कि राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए एक व्यवसाय है, कांग्रेस कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी गौरीगंज नगर पालिका परिषद कार्यालय के भवन का लोकार्पण करने पहुंची थी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए व्यवसाय है, राष्ट्रनीति से कांग्रेस पार्टी का कोई संबंध नहीं। गौरीगंज में आज नगर पालिका
और दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने अब 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। बाघों की मौत आखिर कैसे हुई, ये टीम उसकी जांच करेगी। 15 दिन में जांच टीम अपनी रिपोर्ट भी सौंपेगी। रिटायर्ड आईएफएस शैलेश प्रसाद इस टीम का नेतृत्व करेंगे। तो बाघों की मौत आखिर कैसे में बाघों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन की मैलानी रेंज के कोर इलाके में एक 3 वर्षीय बाघ का शव संदिग्ध हालत में मिला है। इस बाघ के सर पर चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट मांगी है। नहीं देखो, बड़ा ठीक बात है कि वो क्यों मृत्यु हुई, कैसे मृत्यु हुई, तो जरूर इसको बात को सामने आना चाहिए। और अच्छा है क्योंकि आपने देखा कि भाजपा की सरकार में बाघों की संख्या बढ़ी है, तो अगर कहीं इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो उसमें जरूर जांच होकर जो भी सच्चाई है सामने आनी चाहिए। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब जंगल में शिकार की कमी नहीं है, न ही पानी की कमी है। ऐसे में बाघ भूख और प्यास से तो मर नहीं सकते, तो फिर इस मौत के पीछे की वजह क्या है? इसे लेकर सीएम योगी बेहद चिंतित हैं और अब उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले में पुलिस को धर्मांतरण के पीछे विदेशी फंडिंग का शक है। शाहनवाज उर्फ बद्दो और उसके परिजनों के पुलिस बैंक खाते खंगाल रही है। करीब 30 बैंक खातों की पुलिस इस वक्त जांच कर रही है। बैंक खातों से फंडिंग के कई राज खुल सकते हैं। तो करीब 30 बैंक खाते हैं जिसे पुलिस खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि इस मामले में बाहर से फंडिंग की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं हम। पुलिस को विदेशी फंडिंग का शक है। गेमिंग ऐप से धर्मांतरण से जुड़े मामले में बद्दो और उसके परिजनों के करीब 30 बैंक खाते इस वक्त पुलिस खंगाल रही है और माना जा रहा है कि इन अकाउंट से कई राज खुल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस गेमिंग ऐप से जो धर्मांतरण मामला सामने आया उसमें विदेशी फंडिंग हुई है। पुलिस को यह भी शक है। ब्रेन वॉश की चैट में क्या था यह भी जान लीजिए। सुन्नत पढ़ने के लिए बोला जा रहा था बच्चे को। घर में झूठ बोलने के बारे में यहां बताया जा रहा था और कहा जा रहा था जिम का बहाना बनाकर बाहर नमाज पढ़ने जाओ, उसके लिए टाइम बताया गया। मस्जिद में बैठने की जगह तक इस बच्चे को बताई जा रही थी। नमाज कैसे होगी ये भी बताया। आरोपी बद्दो ने इस्लाम की कहानी बताई। वजू का जिक्र है इस पूरी चैट में। जाकिर नाइक का वीडियो भी यहां पर मौजूद है। सुन्नत पढ़ने के लिए बोला जा रहा था। इस तरीके से ब्रेन वॉश की कोशिश चैटिंग के माध्यम से की गई। तो गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। आखिर किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा था। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण के मामले में आरोपियों और बच्चे की चैट सामने आई है। आरोपी की नाबालिग बच्चे से की गई चैट से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बच्चे को बरगलाने का सबूत मिला है। आरोपी अब्दुल रहमान और शाहनवाज उर्फ बद्दो की चैट पुलिस को मिली है। इस मामले में पुलिस अब्दुल रहमान को अरेस्ट कर चुकी है। वहीं मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दो की तलाश है। आरोपियों और बच्चे के 5 चैट सामने आए हैं। इन चैट्स में वजू करना, जाकिर नाइक की वीडियो दिखाना और कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। घर में नाबालिग के पिता को शक ना हो इसके लिए क्या झूठ बोलना है वो बहाने भी इसमें बताए जा रहे हैं, जैसे जिम का बहाना, मस्जिद जाना उस बहाने से, वहां जाकर नमाज पढ़ना। चैट में मस्जिद में बैठना कहाँ है, कैसे नमाज होगी ये भी बताया गया है। फरार आरोपी बद्दो और शाहनवाज ने अपनी चैट में नाबालिग लड़कों को इस्लाम की कहानी बताई। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द होंगे हाजिर, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।